नमस्कार, आदाब। मैं हूँ आपके साथ अलीशा हैदर नकवी और आप सभी का अभिवादन है डीएनपी इंडिया पर। आज के इस वीडियो में बात करेंगे कि कैसे यूरोप में बढ़ते तनाव और अमेरिका के नेटो से पीछे हटने के फैसले ने वैश्विक राजनीति को हिलाकर रख दिया है। ट्रंप पुतिन की बातचीत के बाद यूरोप दो धड़ों में बंटता हुआ दिख रहा है, जहां एक तरफ सीज फायर को लेकर सहमति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ कई देश इसका विरोध कर रहे हैं। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि क्या रूस इस मौके का फायदा उठाकर अपने अगला कदम जो है वो उठाएगा और यूरोप बिना अमेरिका के कितना सुरक्षित रह पाएगा। तो इस पूरी वीडियो में इस पूरी सिचुएशन को समझने की कोशिश करेंगे। दरअसल रूस यूक्रेन युद्ध को समाप्त करने के प्रयास में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के बीच हाल ही में लगभग 1.5 घंटे फोन कॉल पर बात हुई। इस बातचीत में ट्रंप ने 30 डे सीज फायर का प्रस्ताव रखा, यानी 30 डे सीज फायर की एक प्रस्ताव रखा, एक सुझाव दिया, जिसे पुतिन ने रिजेक्ट कर दिया। जी हाँ, हालांकि रूस ने यूक्रेन के एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले न करने पर सहमति जरूर जताई है। इस बीच अमेरिका ने नेटो कमांडरशिप से हटने का फैसला भी लिया, जिससे यूरोप की सुरक्षा रणनीति पर गहरा असर पड़ सकता है। अमेरिका के इस कदम के बाद यूरोपीय देशों में डिफरेंसेस बढ़ गए हैं, क्योंकि नेटो अब यूएस लीडरशिप के बगैर कमजोर हो सकता है। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने की योजना तैयार की, जिससे यूरोप की डिफेंस पॉलिसी को मजबूत किया जा सके। फ्रांस के प्रेसिडेंट एम्यूनल मैक्रो ने इस प्लान की घोषणा की, जिसके तहत जर्मनी में न्यूक्लियर वेपन्स को बाल्टिक रीजन में शिफ्ट किया जा सकता है। यूरोपियन यूनियन मेंबर देशों ने ब्रुसेल्स में एक इमरजेंसी मीटिंग आयोजित की, जिसमें रूस यूक्रेन वॉर और अमेरिका की चेंजिंग पॉलिसी पर चर्चा की गई। इस बैठक में यूरोप की सिक्योरिटी स्ट्रैटेजी पर बड़े फैसले लिए जाने की संभावना है। इन सभी घटनाक्रमों के बीच रूस की अग्रेसिव पॉलिसी और अमेरिका की विड्रॉल से यूरोप में सिक्योरिटी क्राइसिस गहरा गया है। अब माना जा रहा है कि पुतिन इस स्थिति का फायदा उठाकर बाल्टिक क्रीट्स पर अटैक कर सकते हैं, क्योंकि अमेरिका नेटो के लिए रूस का सामना करना मुश्किल होगा। स्थिति की सीरियसनेस को देखते हुए यूरोपियन कंट्रीज को यूनाइटेड होकर इस सिक्योरिटी चैलेंजेस का सामना करने की जरूरत है, ताकि रीजनल स्टेबिलिटी और पीस बना रहे। ट्रंप और पुतिन के बीच करीब 2 घंटे लंबी बातचीत हुई, जिसमें युद्ध विराम की संभावनाओं और शर्तों पर चर्चा की गई। जैसे जैसे बातचीत आगे बढ़ी, नेटो देशों की चिंता भी बढ़ती गई, क्योंकि ट्रंप और पुतिन की नजदीकियां यूरोप में बड़े संकट ला सकने की संभावना जो है वो क्रिएट कर सकती है। हालांकि ट्रंप यूक्रेन युद्ध को समाप्त करना चाहते हैं, लेकिन कई यूरोपीय देश इस युद्ध विराम के पक्ष में नहीं है, जिससे ट्रंप और यूरोपियन लीडर्स के बीच टकराव बढ़ता जा रहा है। अमेरिका के नेटो से अलग होने की संभावना अब ऐसे मजबूत होती दिख रही है। अमेरिकी प्रशासन ने नेटो कमांडरशिप छोड़ने का ऐलान कर दिया है, जबकि इससे पहले नेटो की फंडिंग रोकने का निर्णय पहले ही लिया जा चुका है। यह यूरोप के लिए एक बड़ा झटका है, क्योंकि नेटो की स्थापना के बाद से ही अमेरिका इसका नेतृत्व कर रहा है। अमेरिका के 34वें राष्ट्रपति डिवाइड डी एग्जाइनवर नेटो के पहले कमांडर बने थे, जिन्होंने राष्ट्रपति बनने से पहले 2 साल तक ये पद संभाला था। कोल्ड वॉर से लेकर अब तक अमेरिका ही नेटो की कमांडरशिप और सैन्य रणनीतियों का नेतृत्व करता आया है, लेकिन अब अमेरिका ने नेटो से दूरी बनाकर यूरोप को एक बड़े सुरक्षा संकट में डाल दिया है। अमेरिका के इस निर्णय के बाद यूरोप में गहरा असमंजस और टकराव देखने को मिल रहा है। यूरोपीय देश अब अपनी सुरक्षा नीति पर दोबारा विचार करने को मजबूर है। फ्रांस और ब्रिटेन ने मिलकर यूरोप के लिए एक बड़ा नया न्यूक्लियर शील्ड बनाने की तैयारी की है, जिसमें रूस के संभावित खतरे का सामना किया जा सके। लेकिन नेटो से अमेरिका के पीछे हटने की रणनीति ने रूस को और आक्रामक होने का मौका जो है वो दे दिया है, जो बाल्टिक देशों पर दबाव बढ़ा सकता है। इस बीच ब्रसेल्स में एक यूरोपीय संघ की एक आपातकालीन बैठक भी बुलाई गई, जिसमें यूरोप की सुरक्षा और नेटो के भविष्य पर चर्चा हो रही है। लेकिन अमेरिका के हटने के बाद नेटो कितना प्रभावी रहेगा, ये अब एक बड़ा सवाल बना हुआ है। अमेरिका के साथ हंगरी, इटली और स्लोवाकिया, बुल्गारिया और तुर्की है, जबकि युद्ध विराम को लेकर अमेरिका के विरोध में ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, पोलैंड और बाल्टिक देश लिथुआनिया, लातविया और एस्टोनिया खड़े हुए हैं। हालांकि कई देश और भी हैं जो खुलकर विरोध नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार भेजकर अप्रत्यक्ष रूप से अमेरिकी विरोध गुट का समर्थन कर रहे हैं। ऐसे में यूरोप में हालात तेजी से बदल रहे हैं। इस फूट का फायदा पुतिन उठा सकते हैं, क्योंकि जब यूरोपीय यूनियन एकजुट नहीं होगी तो पुतिन किसी भी देश पर हमला करने के लिए रणनीति बना सकते हैं। वैसे भी बिना अमेरिका नेटो के अस्तित्व कुछ भी नहीं है, क्योंकि अब तक अमेरिका ही नेटो देशों को हथियार और सैन्य सपोर्ट देता रहा है। लेकिन अब फ्रांस यूरोप का नया बॉस बनने की कोशिश में है,
वो अमेरिका की तरह यूरोप में रक्षा कवच तैयार करना चाहता है और इसी मकसद से फ्रांस यूरोप में न्यूक्लियर शील्ड बनाने जा रहा है। जर्मनी में फ्रांस अपना पहला न्यूक्लियर बेस बनाने की तैयारी कर रहा है। इसके इशारे पर पोलैंड, रोमानिया, मोल्डोवा, फिनलैंड और एस्टोनिया में एंटमी बेस स्थापित किए जाने की योजना बनाई जा रही है। शुरुआती दौर में 40 राफेल जेट तैनात करने की तैयारी है, जिन्हें हाइपरसोनिक मिसाइल से लैस किया जाएगा। राफेल न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम है, जिसमें यूरोप में एक नई सैन्य रणनीति देखने को मिल सकती है। इसके अलावा यूरोप के लिए एक स्टारलिंक का नया विकल्प तैयार करने पर भी विचार हो रहा है, जिससे यूरोप और अमेरिका सैन्य टेक्नोलॉजी पर निर्भरता कम करनी पड़े, ये प्लान सुनिश्चित किया जा रहा है। यानी फ्रांस अब अमेरिका का रोल निभाकर यूरोप का नया शहंशाह बनने का सपना देख रहा है, लेकिन उससे ये भी याद रखना होगा कि रूस पर दबाव बनाकर रखने की असली ताकत सिर्फ अमेरिका के पास है। अब अमेरिका यूरोप से न्यूक्लियर हथियार हटाने की तैयारी में है, जिससे रूस को खुली छूट मिल सकती है और यूरोप की सुरक्षा कमजोर हो सकती है। यूरोप में 5 प्रमुख स्थानों पर अमेरिका ने अपने एटमी हथियार तैनात किए हुए हैं, जबकि कुछ महीने पहले पोलैंड के अनुरोध पर वहां न्यूक्लियर फाइटर जेट्स की भी तैनाती की गई थी। लेकिन अब अमेरिका यूरोप से अपने हाथ खींच रहा है, क्योंकि नेटो के भीतर ही उसके खिलाफ खेमेबाजी शुरू हो गई है। इससे यूरोप 2 हिस्सों में बंट सकता है, जिससे अमेरिका की भूमिका सीमित होती जा रही है। अमेरिका यूक्रेन और यूरोप को लेकर अलग अलग बयान दे रहा है, जिससे स्थिति और अधिक जटिल हो गई है। यूरोपीय यूनियन के अध्यक्ष उर्सुला वॉन डेर लियन ने कहा है कि सभी यूरोपीय देशों को अधिक हथियार निर्माण पर सहमत होना चाहिए, ताकि उनकी सुरक्षा बनी रहे। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति एम्यूनल मैक्रों ने साफ किया है कि यूरोप के सभी देशों को अपनी सुरक्षा का अधिकार है और इसी को ध्यान में रखते हुए यूरोप में एक बड़ा मजबूत सुरक्षा कवच तैयार किया जा रहा है। इसी के बीच जर्मनी ने पहली बार विशाल रक्षा बजट पास किया, जिसके तहत अब 1 ट्रिलियन यूरो सुरक्षा और हथियारों पर खर्च करेगा। यूरोप में हालात लगातार बिगड़ रहे हैं और कई देश आक्रामक नीति अपनाने से बच रहे हैं। हालांकि यूरोप में जारी राजनीतिक और सैन्य खींचतान पुतिन के लिए नए मौके दे सकती है, जिससे रूस और अधिक आक्रामक रणनीति अपनाकर बाल्टिक देशों और बाकी अन्य कमजोर पड़ते क्षेत्रों पर दबाव बना सकता है। यूरोप एक समय से बड़े जियोपॉलिटिकल शिफ्ट के दौर से गुजर रहा है। अमेरिका के नेटो के हाथ से खिंचने और यूरोपीय देशों के बीच बढ़ते कॉन्फ्लिक्ट्स ऑफ इंटरेस्ट ने पूरे महाद्वीप को अनस्टेबल कर दिया है। फ्रांस और जर्मनी जैसे देश यूरोप की सुरक्षा के लिए डिफेंस मैकेनिज्म और न्यूक्लियर शील्ड बनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अमेरिका की विड्रॉल से उनकी ताकत सीमित हो सकती है। वहीं रूस इस स्थिति का पूरा फायदा उठाने के लिए तैयार है। यूरोपीय देशों में आपसी डिवीजन और अमेरिका की इनएक्टिवनेस से पुतिन को अग्रेसिव स्ट्रैटेजीज अपनाने का मौका मिल सकता है। अगर वो स्थिति बनी रहती है तो न केवल यूक्रेन बल्कि बाल्टिक और पूर्वी यूरोपीय देशों पर भी खतरा मंडरा सकता है। कुल मिलाकर यूरोप अब एक ऐसी क्रिटिकल सिचुएशन पर खड़ा है, या तो अपनी सुरक्षा को लेकर वो बिल्कुल चौकन्ना रहे और उसी की दिशा में काम करे और आगे बढ़े, या फिर नेटो और अमेरिका के कमजोर होने से रूस के सामने वनरेबल नजर आएगा। आने वाले समय में ये देखना होगा कि यूरोप इस क्राइसिस से कैसे निपटता है और क्या अमेरिका अपने पुराने रुख में बदलाव लाता है या नहीं। फिलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइएगा, और ऐसे ही अंतर्राष्ट्रीय लेवल की तमाम अहम खबरों को आसान भाषा में समझने के लिए सब्सक्राइब कीजिए डीएनपी इंडिया, क्योंकि हमारा मकसद ही है हर खबर भरोसे के साथ।